फाइंड दिस गोल्डन रूल कहते हैं ना, टिप्स और ट्रिक्स क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। स्टेटमेंट प्रॉब्लम में एवरी टाइम लास्ट में जो निकालना है उससे दिया करो। सिर्फ एक दो क्वेश्चन है जहां ये नहीं करता काम, जिसमें एक क्वेश्चन में आपको कहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, तो आपको स्पीड और टाइम निकालना था और फिर डिस्टेंस निकालते मल्टीप्लाई करके। तो उसने एक्स्ट्रा पूछा हुआ है, तो वहां पर आप डिस्टेंस को सपोज करके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते थे। सिर्फ आपका वो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3, जो अलग वाला क्वेश्चन है। इसके पीछे वाला पेज देखो, पेज 68 पे 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जहां पर जो मैं आपको समझा रही हूँ वो नहीं चलेगा। उसको लिखा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, और वो हम एक्स लेकर चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये वाला एक क्वेश्चन पर्टिकुलर है जो एक्सेप्शन है। अदरवाइज एवरी अदर क्वेश्चन अगर आप देखते हो जहां पे आपसे अलग से कोई चीज नहीं पूछी हुई, आपको जो पूछा हुआ है आप उसको एक्स सपोज करोगे, राइट? तो मैंने लिखा नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड एक्स एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो 55 माइनस एक्स कर लिया हमने। एंड ऑन अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अच्छा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है? थोड़े बहुत आप इकोनॉमिक्स के बच्चे भी हो और साथ में सीखते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कैसे निकालता है? अच्छा, मार्केट में जाते हो, एक पेन लेके आते हो, है ना, और एक पूरा पैक लेके आते हो। एक पेन मिल रहा है 5 रुपीज का, आपने कहा 6 पेन्स दे दो, तो कितने पैसे देकर आओगे? मिलके दोनों? कोई बात नहीं, थैंक यू, अच्छी बात होगी। अच्छा, बेस तो आगे चलो। क्वेश्चन, आप सिंपल सी बात देखो, कल मार्केट जाते हो, आप पेन्स लेके आते हो, नोटबुक्स लेके आते हो, एक पेन आता है ₹5 का, आप कहते हो मुझे 6 पेन्स का पैक दो, तो आइडियली यू शुड बी पेइंग हाउ मच? 30 रुपीज। क्या किया आपने? तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एक दिन में एक्स टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक टॉय को प्रोड्यूस करने की 55 माइनस एक्स रुपीज कॉस्ट है, तो उस दिन जितने भी टॉयज प्रोड्यूस हुए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो क्या लिखते हैं हम? x इंटू 55 माइनस एक्स, नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट पर टॉय। समझ में आ गया? नंबर ऑफ टॉयज इंटू कॉस्ट पर टॉय। Did you get that? Right? तो अब आपके पास आ गया नेक्स्ट, उसने दिया है एंड ऑन अ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है 750 रुपीज। तो आप क्या लिखोगे? x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। इसको सॉल्व कर दो बस। समझ में आ गया बच्चे सबको? सॉल्व तो कर लोगे, मैं तो आपको इक्वेशंस फॉर्म करवा रही हूँ अभी। इन केस आपको हेल्प चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने की, तो आई वुड सजेस्ट अभी नहीं, बट 6 to 7 में आ सकते हो, उसमें बैठकर एक एक इक्वेशन सॉल्व कर लो, या घर पे प्रैक्टिस करके मुझसे सब पूछ सकते हो। त्रिशा, अंबिका नहीं आई क्यों? पेपर्स कब है उसके? श्रेष्ठ नहीं आ रहा, हर्षित, श्रेष्ठ और हर्षित। हर्षित का क्या? और श्रेष्ठ स्कूल आ रहा है? हाँ हाँ, वहां पे वो पढ़ रहा है बस, है ना, वो पढ़ रहा है। माइनस 55 एक्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा नहीं, बुक वाले करवा रही हूँ। ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक कर रहे हो? हाँ ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। बोलो। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। Area of a rectangular plot is 528. Length of plot is 1 more than twice the breadth. Find the length and breadth. तो मुझे समझ में आया, find the length and breadth। तो मैं क्या लिखूंगी? Let the length equals to x meters. Let the breadth equal to y meters.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। समझ में आ रहा है? लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। क्या हो गया? आएगा कहाँ जाएगा? और एरिया आपको दिया हुआ है 528। अगर सिंगल वेरिएबल्स में करवा रहे हो तो आपने लिया ब्रेड्थ को x और ये लिया 2x+1। तो इन केस आपको ऐसे सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हो अगर समझ में आता है। मैं सिर्फ इसलिए करवा रही हूँ कि अभी फिलहाल के लिए लास्ट मिनट में अगर मुझे इसको रिवाइज करना और नहीं समझ में आ रहा कुछ, देन आई विल गो बाय दिस मेथड। कहाँ जा रहे हो? उधर बैठ जाओ, उधर चेयर लो। उधर कहाँ तुम? चेयर इधर कर दो। वंशिका आप इधर शिफ्ट हो जाओ, तुम उधर शिफ्ट हो जाओ। नहीं, इसको इधर आने दो, तुम इधर। One diagonal of the median divides the other diagonal in the ratio 1:3. One. One थैंक यू बच्चे। हाँ जी, 1:3. क्या बेटा दोबारा क्वेश्चन बोलो। If one diagonal of the median divides the other diagonal in the ratio of 1:3, prove that one of the parallel sides is 3 times the other. फिगर बनाई, ठीक है। ये लिखा हुआ है ए बी सी एंड डी, ये पैरेलल साइड्स ले ली। वन डायगोनल, लेट मी से दैट, यहाँ पर ये ओ ले लिया। वन डायगोनल डिवाइड्स द अदर डायगोनल, तो लेट मी से डी डी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो 1:3। तो ए ओ अपॉन ओ सी कितना आ गया? 1:3। ठीक है, अब तुम्हारे पास ए ओ और ओ सी है, तो ट्रायंगल ले लिया AOB एंड ट्रायंगल COD। ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है वन है आपको चैप्टर, ये वन डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड्स द अदर इन रेशियो 1:3। फाइंड रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स। एक्चुअली किसी को कुछ है, किसी को नहीं है, इनकोड केवीएम वालों को नहीं है। मैंने लिखवा लिया था, तो वो कह देते हैं मैम हम ये चैप्टर नहीं कर रहे पेपर के लिए, तभी मैंने सोचा था कि अगर नहीं है तो फिलहाल कुछ और पढ़ सकते हो। फाइंड रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड्स। कि लास्ट ईयर तक भी ना सबका ऑलमोस्ट सेम होता था सिलेबस, सिमिलर ट्रायंगल्स। ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना? तो आप देख लो AO अपॉन CO, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। वो सिलेबस में ना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की और बस हाइट्स एंड डिस्टेंस नहीं बच्चे, तो है सेम ही है, एप्लीकेशन की हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। क्या कर दे? हाँ मुझे दे दो, ग्रुप में तुम नहीं सेंड कर पाओगे, दे दो मुझे, भेज दो, मैं भेज दूँ। समझ में आ गया आपको? सिमिलैरिटी में जब भी आपको, हर गुण समझ में आ गया ये क्वेश्चन, राइट? स्कूल से आई है असाइनमेंट। अच्छी बात है। ट्रिग्नोमेट्री का मुझे टेस्ट भी आपको करवाना है, पर पहले फटाफट से इफ वी ऑल थोड़ा इधर उधर की बातें ना करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है ना, फर्स्ट पार्ट 4.1 का। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4.2 का ही नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वाला। The product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. ये कर लिया बच्चे सबने? One diagonal of trapezium divides the other in the ratio 1:3. तो अगर ये रेशियो 1:3 है तो दूसरे की भी रेशियो 1:3 ही होगी, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक हो गया? बीपीटी नहीं कर सकते, उसके लिए आप उसको पैरेलल करोगे, सबसे आसान है इन दो को लेकर। आपको देखो रेशियो किसकी दी हुई थी,
सी हाउ आई फिगर्ड आउट, पहली बार क्वेश्चन किया ये, मतलब ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ ये है, हमारी ये रेशियो दी हुई है, इनसे ट्रायंगल फॉर्म करो जिसमें पैरेलल साइड्स भी आ जाए, AOB COD, वही समझ में आया। आई वॉज अबाउट टू टेक ABC, देन आई रियलाइज ये तो पूरा AC आ जाएगा, इसमें पार्ट्स नहीं आए, मुझे पार्ट्स चाहिए क्योंकि उसने कहा डिवाइड्स द डायगोनल्स, तो मैंने फिर लिया कि AO के साथ देखो तो ये, क्योंकि ये तो मैं सिमिलर प्रूफ कर ही दूंगी, सिमिलैरिटी प्रूफ करनी सबसे आसान होती है, कॉन्ग्रुएंस में सोचते हो कि इक्वल एंगल कौन सा होगा, सिमिलैरिटी सबसे इजी है, दो एंगल्स लिखे होंगे, ठीक हो गया। और अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है ना तो दी होंगी, दिया होगा सच दैट दिस अपॉन दिस, या दो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू अदर टू का प्रोडक्ट, राइट। और सिर्फ दो चीजें चाहिए, दो साइड्स या एक एंगल, या तीनों साइड्स का हमें रेशियो कॉस, या फिर दो एंगल्स, और सबसे ज्यादा इजी होता है दो एंगल्स लेना। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो हो जाएगा पेज 74 सेकंड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएगा बच्चे, आरुष बताओ। कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड x प्लस 1, किसका x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, क्यों नहीं आएगा बच्चे, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। हेलो, हाँ जी मैम, मैम वो श्रेष्ठ क्या करे बताओ मैम, फिर उसको बोलो ऑनलाइन, नहीं वो तो ठीक है, पर उसको बोलो आ जाए, ऐसा मत करे कि नहीं है, वो या तो ऑनलाइन लगा ले, कुछ तो पढ़ लेगा, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ उनके, इनको मैं खुद क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। उसको बोलो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मैं टेस्ट वगैरह सॉल्व करवा रही हूँ, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, अभी तो मैं सिर्फ इनको रिवाइज करवा रही हूँ, वो भी होता है जैसे हम रात में रीडिंग करते हैं ना बैठकर, वो चीज है। समझ में आ गए। देन क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 years older than him, product of their ages 3 years from now will be 360। जैसे अगर दोनों इंडेक्स में कैंसिल ना हो, एक जैसे कैंसिल करना है, एक माइनस, दोनों ही पॉजिटिव आ जाए तो क्या करेंगे, फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है दोनों हो सकते हैं, हाँ दो सेट्स बना के लिखेंगे, द नंबर्स आर, मान लो 17 18 होते, मैं 17 18 भी लिखती, 18 19 भी लिखती, जस्ट अ केस, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर तो मैं ऐसे लिखती कि दोनों ही अगर पॉजिटिव आते, वो तो अपने लिए होता है, वो अपने लिए होता है, आंसर को क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, यहाँ पर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको अपने आंसर को चेक करना है तो आप लिख सकते हो कि 17 इंटू 18, एंड इफ यू टेक -18 उसमें +1 करोगे तो वो -17 होगा, क्योंकि आपने x और x प्लस 1 लिए कंसेक्टिव, x एंड x माइनस 1 नहीं लिया। इसमें मैम ये जो कॉस्ट वाला क्वेश्चन है मैम, इसमें दोनों ही आ गए, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, तो एक हो गया आपका 55 -30, ठीक है, और एक हो गया 55 -25। तो आपने कहा कि अगर कॉस्ट ऑफ मेरा नंबर ऑफ टॉयज 30 है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर टॉय 25 रुपीज है, अगर 25 है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30, तो आप दोनों लिख कर आओ, ठीक है। +3 दोनों में करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 years older than him, तो अगर रोहन की एज x है तो मदर की एज कितनी होगी, x प्लस 26, रोहन की एज अगर मैंने लिया, ठीक है, रोहन की एज है x और मदर की प्रेजेंट एज इज x प्लस 26, उसने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ,
3 years फ्रॉम नाउ रोहन की एज हो जाएगी x+3, मदर की एज हो जाएगी x+26+3, छोड़ दो, x+3 into x+29, the product is equal to 360। समझ में आ गया आपका? मुझे जो लगता है कि यहाँ पर पहुंचना थोड़ा सा होता है, इसके बाद स्टिल यू सॉल्व इट फॉर्मूला मेथड से या आप स्प्लिटिंग से कर लेते हो क्वेश्चन को सॉल्व। समझ में आ गया बच्चे सबको ये? अब फोर्थ पार्ट है इसका, डिस्टेंस वाला क्वेश्चन। A man travels a distance of 480 kilometers at a certain speed, at a uniform speed. जब ये ऐसा टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिख जाए ना, घबराना नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको लास्ट की लाइन पढ़नी है। लास्ट में लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो लेट द स्पीड, एक बात ना बांध लेना अपने दिमाग में कि अगर ये ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इक्वेशन हमेशा टाइम में बनानी सही रहती है। इक्वेशन को हमेशा टाइम में बनाना है। हर एक का टाइम निकाल दो, हर एक केस का, फिर उन्हें इक्वेट कर दो। दिस इज द ओनली रूल आई कैन टेल यू इन टाइम स्पीड डिस्टेंस। इक्वेशन को टाइम में फॉर्म कर दो। अगर मान लो 40 मिनट्स का डिफरेंस दिया हुआ है तो हम उसको आर में लेंगे, बिकॉज स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होती है। ठीक हो गया? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। आई एम मिसिंग ऑन सर्टन वर्ड्स, पर मैं बोल रही हूँ तो मैंने स्पीड लिखा है लेकिन साथ में बोला है स्पीड ऑफ ट्रेन। सो मेक श्योर यू राइट दोज वर्ड्स। पेपर में मैम किस बात पे मार्क्स काट ले, आपको ये इन सब बातों पे, मतलब ये होता है ना कि बेकार की बातों पे, सिली बातों पे, हमें ये स्टूपिड वाली बातों पे नंबर नहीं कटवाने हैं। तो ट्रेन की स्पीड, जैसे मैंने आपको दिया था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सब्ट्रैक्ट द नंबर, एडेड टू द नंबर गिव्स इट 21। था ना, मैंने पेपर में दिया था आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां पे लिखना है लेट द नंबर x। नहीं लिखोगे इसके नंबर कटेंगे। ठीक है? तो इन सब बातों के इक्वेशन गलत बनाकर आओ, समझ में आता है कि मैम इक्वेशन गलत बन गई, उसके नंबर काट लिए। अब क्या ये वाला इसमें ये कैसे आएगा? x² प्लस 32x माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस आएगा ये 87 प्लस 87 माइनस 360। तो x² प्लस 32x माइनस 0 नहीं 3 कितना आता है? 273। ठीक है, 273 मुझे मल्टीपल ऑफ 3 दिख रहा है, तो 3 इंटू 91। 91 के कौन से फैक्टर्स होते हैं? 3 इंटू 14 7, 14 7 का नहीं, 13 7 का, 39 और 7 हो गए। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो इक्वेशन किसमें फॉर्म करोगे? इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में इक्वेशन किसमें फॉर्म होती है? हमेशा मैंने भी बोला था इक्वेशन किसमें फॉर्म करते हैं? टाइम में। हमें करना क्या है? हर बार हर एक सिचुएशन का टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? पढ़ो, 480 किलोमीटर। तो अगर वो ट्रेन अपनी x की स्पीड पे चलती है तो टाइम कितना लगेगा? 480 अपॉन x आवर्स। फिर उसने कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो स्पीड कितनी बन गई? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना रहा? डिस्टेंस कोई कम ज्यादा हुआ? डिस्टेंस उतना ही रहेगा। उसके बाद उसने कहा है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो x+3 नहीं, वो तो स्पीड थी बेटा। आपका टाइम क्या हो जाता है? 480 x माइनस 8 आवर्स। और ये टाइम कम है या ज्यादा है? सेकंड वाला टाइम बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है? जो सेकंड वाला टाइम है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3 घंटे ज्यादा है। समझ में आ गया? तो आप करोगे 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8, और दो इक्वेशन, पूरी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूजुअली आई से 95% आपकी इक्वेशन डिस्टेंस टाइम में ही बनती है, और सबसे इजी वही रहती है। चलो इसके बाद आपको करना है
एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। सम ऑफ डिजिट्स दिया हुआ है x प्लस वाई, दिखाओ। मैंने उस दिन सॉल्व करवाया था जब आपको, वो सेम ही है बच्चे। नंबर कैसे फॉर्म करते हो? डिजिट एट टेंस प्लेस लिखोगे x, यूनिट प्लेस पे लिखोगे y हो गया। इंटरचेंज करोगे तो क्या बन जाएगा? हाँ, सम ऑफ डिजिट्स कितना दिया हुआ है? 12, तो x प्लस वाई इज 12। अब नंबर बना 10x प्लस वाई इज, जो नंबर को हमने इंटरचेंज करके निकाला वो 18 बड़ा है। आपने कहा डिजिट्स आर x एंड y, नंबर फॉर्म किया 10x प्लस वाई, 10y प्लस x, ठीक है। और मुझे पता है x प्लस वाई इज 12, तो नंबर फॉर्म, ये बुक का ही क्वेश्चन होगा, 10x प्लस वाई, द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स is 18 more than the original. समझ में आ गया? बस दो इक्वेशंस की देगा। हाँ, चलो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2। देखो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक्सरसाइज 4.2, अब ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए क्योंकि उसने कहा है सम ऑफ टू नंबर्स, सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182। Two consecutive positive integers, sum of squares is 365. Altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. Hypotenuse is 13. Find the other two sides. Page number 76, exercise 4.2. खोल कर रखा हुआ है, फिर नहीं पढ़ रहे उसमें से। क्वेश्चन नंबर 6, ये सभी क्वेश्चन जैसे अभी करवाए थे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। कौन से वाले में? जैसे मर्जी ले लो। x प्लस वाई 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, देन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट। ऐसे ले लो जैसे समझ में आता है, ठीक है। हो जाएगा एक्सरसाइज 4.2। 4.3 पे आ जाओ। 4.3 के पहले कोई आपको लगता है कोई स्टेटमेंट प्रॉब्लम है? सो वेट फॉर दोस। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, example 11 and example number 12. कौन सा? नहीं, क्यों लगेगा? फाइंड टू नंबर्स है, उसने इक्वेशन थोड़ी फॉर्म करने को कही। अगर आपने ऐसे करना है, ये कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। सॉल्व तो फिर भी तुम करोगे, फॉर्मूला लगाने के बाद फिर भी ये सॉल्व करोगे, है ना। चलो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 11 हो जाएगा। टू कंसेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कंसेक्टिव कहा है तो इसमें अगर हम पहला डिजिट x लेते हैं, पहला नंबर, कंसेक्टिव ऑड में क्या हो जाएगा? x प्लस 2। सेम फॉर कंसेक्टिव इवन। क्या बात हो गई? क्यों नहीं आएगी? मेथड नहीं आना, क्वेश्चंस तो आने हैं। समझ में आ गया? ये कंप्लीटिंग स्क्वेयर्स का मेथड सिलेबस में नहीं है, बट आपकी पूरी उसके स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो ये तो नहीं कहती ना मुझे उससे सॉल्व होना है, मैंने किसी और से सॉल्व भी नहीं होना। क्वेश्चन ने कहा है कि नहीं, आई विल नॉट सॉल्व बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, मुझे उसी से सॉल्व करो तभी मैं सॉल्व होंगी। तो हमेशा आपका एक मेथड गलत हुआ है, आपका कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हुआ है, क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए उसके। एग्जाम्पल नंबर 12, rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than the length. Breadth is 3 meter less. तो अगर मैंने लेंथ को लिया x, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? x माइनस 3। एंड जी मैं गलती क्या कर रही हूँ इसमें, या मेरी क्या इसमें कमी है जो मुझे करना चाहिए? लेंथ को क्या लिखेंगे? एक तो लिखेंगे लेट द लेंथ इज x मीटर्स, ब्रेथ इज x माइनस 3 मीटर्स।
its area is to be 4 square meters more than the area of a park. ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया +4 होगा किससे? That has already been made in the shape of an isosceles triangle, base same as breadth. breadth कितनी ली थी आपने? x - 3, और इसका ऑल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है? 12 meters. Find the length and breadth. वो कहता है जो ये रेक्टेंगल है इसका ट्रायंगल से एरिया बड़ा होना चाहिए, कितना? 4. समझ में आ गया? दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस कंप्लीट लंबी सी स्टेटमेंट जो लिखी है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स. सिंपल वर्ड्स में वो कह रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया ट्रायंगल से 4 बड़ा होना चाहिए. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लिखो साथ साथ. क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? x इंटू x - 3. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो मैं लिखूंगी x - 3 इंटू 12 और उससे प्लस करना है 4. योर इक्वेशन इज फॉर्म क्वाड्रेटिक, 1 वेरिएबल, और इसको आप सॉल्व करोगे. दिखाओ मुझे एग्जाम्पल नंबर 15. मुझे ना टेस्ट जो मैंने आपको दिया था ना लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का, उसके 2-3 क्वेश्चंस करवाने हैं, विच आई फील पेपर में अगर एप्लीकेशंस नहीं आनी आपको तो ये क्वेश्चन आ सकता है और इंपॉर्टेंट है, चांसेस है आने के. एक तो मैंने आपको करवाया था x² + y² इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, x² + y² की वैल्यू निकालो. कहा था ना ये, वो करवा देते. ठीक है, वो चीज कर लेना. चलो ये समझ में आ गया बच्चे सबको? एग्जाम्पल नंबर 15. क्या बात हो गई है? इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 15. अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15. मैंने आपको क्या कहा था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कब होता है क्वाड्रेटिक का और कब होता है लीनियर इक्वेशंस का? बोट वाला क्वेश्चन अपस्ट्रीम का, डाउनस्ट्रीम वाला लीनियर इक्वेशंस का कब होता है और क्वाड्रेटिक का कब होता है? लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा? ना ही आपको स्पीड ऑफ बोट दी जाएगी और ना ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट. ये दोनों ही हमें निकालनी होगी. क्वाड्रेटिक में दोनों में से एक दिया होगा, दूसरा निकालना होगा. दिस इज द ओनली वे टू रिकॉग्नाइज कि क्वेश्चन कहां से आया है. थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है कि पता है कैसे करना है. ठीक हो गया? फिर इसमें जैसे मुझे लास्ट लाइन पढ़ के पता लग रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो मैं क्या करूंगी? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन पढ़ो. स्पीड ऑफ बोट क्या लिखी हुई है? 18 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अब मुझे बताओ स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है? 18 - x. अब ये 18 - x होगा या x - 18, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमें दिया क्या होगा. ये 18 बोट की स्पीड दी थी, वो बड़ी होती है तो 18 - x लिखते. अगर हम यहाँ पर मुझे स्ट्रीम की स्पीड 18 और बोट की स्पीड x होती तो मैं क्या लिखती? x - 18. दैट इज प्योरली माय लॉजिक, हमारा सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है. एंड स्पीड डाउनस्ट्रीम क्या हो गई? ठीक है, अब ये 18 + x लिखो या x + 18 एंड प्लीज राइट किलोमीटर पर आवर विद इट, प्लीज डोंट स्किप इट. उसने लिखा है इट टेक्स 1 आवर मोर. हाँ जी, मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा स्टेटमेंट किस में बनती है? टाइम में, है ना? तो दोनों केसेस में टाइम निकाल लो. डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस देखो क्या लिखा हुआ है? 24 किलोमीटर. अगर आप अपस्ट्रीम जाते हो तो टाइम कितना लगता है? समझ में आ गया? अगर आप डाउनस्ट्रीम जाते हो
तो टाइम कितना लगता है? बस फर्क कितना हो सकता है, आपको ये डिस्टेंस थोड़ा फर्क दे सकते हैं, पर वो क्वेश्चन में दिया होगा ट्रेवल्स 24 अपस्ट्रीम एंड 29 डाउनस्ट्रीम, तो वो वैसे हो जाएगा। फिर उसने कहा है इट टेक्स 1 hour मोर टू ट्रेवल अपस्ट्रीम। टाइम अपस्ट्रीम का बड़ा होगा या डाउनस्ट्रीम का? अपस्ट्रीम का। किससे बड़ा होगा? डाउनस्ट्रीम से। कितना बड़ा है? 1 hour। तो 24/18 माइनस एक्स, 24/18 प्लस एक्स प्लस 1। कर लिया सॉल्व? कहाँ बाहर देखते हो, क्यों देखते हो बाहर, क्या है, कौन बैठा हुआ है वहां पे? समझ में आ गया? राइट। डिस्टेंस के क्वेश्चंस में एक बार सच में गांठ बांध लो, आपको टाइम में ही इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक सेट पैटर्न में चलना, आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। फिर देखो अगर समझ नहीं आ रहा कि कौन सा टाइम ज्यादा है कौन सा कम है, आप खुद सोचो कि स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, कम स्पीड वाला टाइम जो बना है हमारा वो ज्यादा नंबर है, उसका बड़ा नंबर है, दूसरे वाला कम नंबर है। ठीक हो गया? देन दिस क्वेश्चन विल बी डन, ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आओ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। The sum of reciprocals of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now। तो हम क्या लेंगे, क्या निकालने को कहा है? लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आपको लास्ट लाइन लिखी होती है ना, फाइंड या व्हाट इज, है ना, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द प्रेजेंट एज। 3 साल पहले की एज क्या है? 3 years ago एज कितनी होती है? 3 years ago x माइनस 3, और क्या दिया हुआ है हमें? 5 years from now, 5 years ahead या 5 years later एज विल बी x प्लस 5। तो उसने कहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, पहले रेसिप्रोकल लिया फिर उन्हें सम किया, द आंसर इज 1/3। हाँ जी, सॉल्व हो जाएगा ये। अब ये क्या होती है? इक्वेशंस नॉट डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बट दैट कैन बी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है? और एक बात, एक चीज और याद रखना कि अगर आपको वो एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ऐसे दी होती है ना, प्लीज डिस्क्रिमिनेंट मत लगाना। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाना है, आपको वो फैक्टर्स फॉर्म में दिया हुआ है उसको ही आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया? वो डिस्क्रिमिनेंट के लिए इतना लंबा मत लगाना, बिकॉज अभी आप इतने ही एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि आप देखो कि ये स्क्वायर बन गया, इसमें फॉर्मूला लग गया, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, वो आप नहीं कर सकते अभी, और कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। मार्क्स इन मैथ्स, मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, एक्स और वाई ले लेंगे। सम ऑफ मार्क्स क्या दिया हुआ है? अगर आपने एक्स और वाई लिया है तो क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई एज 30। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक में ना, क्वाड्रेटिक में प्रोडक्ट दिया होता है, सम के बाद ना उसने लास्ट लाइन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स। तो जहां प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स है ना, वहां मान लेना कि आपके क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक में बनेगा। ठीक है, तो उसने लिखा है द सम ऑफ मार्क्स इज x प्लस वाई 30, had she got 2 more marks in maths and 3 marks in English, 3 less in English, the product of marks would have been 210। ठीक है, और मैं फिर क्या करूंगी? y की वैल्यू को पुट कर देंगे 30 माइनस एक्स। ये सिर्फ मेथड x और y का, आई डोंट नो, बट टीचर्स को ये गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी टीचर कहते हैं कि नहीं सिंगल वेरिएबल में करो, तो आई विल सजेस्ट कि आपने x लिया तो आप यहाँ लोगे 30 माइनस एक्स, इतना सा काम करोगे, आई वुड सजेस्ट दिस थिंग। बट बेटा 2 नंबर्स का सम 30 है, ठीक है, उसमें से अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 30 माइनस एक्स। सम ऑफ मार्क्स दिया हुआ है ना, तुमने x प्लस वाई भी तो लिया, तो मैंने वही लिया है, एक x है और एक क्या है? राइट।
समटाइम्स द टीचर्स गेट एडमेंट कि नहीं जी हमने सिंगल वेरिएबल में ही सॉल्व करना है, बट दैट शुड नॉट बी एन इश्यू, बिकॉज हमें 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन भी सिलेबस में है, हम आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड द मेथड से सब्स्टिट्यूशन, तो हमने सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 2 वेरिएबल्स में सॉल्व होकर इजी होते हैं, अदरवाइज नहीं होते सॉल्व। आपकी स्टेटमेंट सी कुछ है कि जहां पर अगर आप उसको नहीं सॉल्व करते 2 स्टेटमेंट्स में तो मुश्किल होता है 2 वेरिएबल्स में। ये हो जाएगा सॉल्वर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इजी वन है, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। दिस वन प्रीटी सिंपल, आई फील ये होना चाहिए। हो जाएगा ना, आगे करवाओ क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 2 वेरिएबल्स में लेकर आसान होता है, सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। क्वेश्चन नंबर 6 आई एम काउंटिंग की हो जाता है, बिकॉज लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है और रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है, 90 डिग्री एंगल होता है। हाँ पाइथागोरस ऑफ कोर्स, ठीक है। डायगोनल है 60 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो x प्लस 60 हो गया, शॉर्टर साइड को x ले लो, एंड लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन, ठीक है। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो लेट मी से y इज द स्मॉलर नंबर, क्योंकि मैंने बाद में लिखा है ना, y इज द स्मॉलर नंबर, उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर is 8 times the larger number। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अगर मैं 2 वेरिएबल्स में लेती हूँ तो बहुत जल्दी सॉल्व होता है, सिंगल वेरिएबल में नंबर्स कैसे लिखूंगी नहीं समझ में आएगा। वो नंबर तो नहीं काटने चाहिए, तुम करके आना, तुम्हें जितने नंबर मिलेंगे तुम उसमें ही खुश रहो, आधा नंबर ही काटेंगे ना, तुम्हें बाकी 2.5 नंबर तो मिल रहे हैं ना। नहीं कुछ नहीं कर सकते, हाँ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये एक बार खुद सॉल्व करोगे। देखो मैंने आपको कहा था कि ऐसी वाली स्टेटमेंट्स हमेशा किस में फॉर्म होती है, टाइम में। तो दोनों ही सिचुएशंस में टाइम निकालो और फिर इक्वेशन फॉर्म करो। ये होता है लाइक दिस, अगर करना है केस 1 केस 2, ये है ओरिजिनल वाला, ठीक है। क्या निकालने को कहा है, फाइंड द, क्या निकालने को कहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम क्या लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 360 किलोमीटर। तो यहां पर इस वाले केस में बता सकते हो टाइम कितना लगेगा, 360 अपॉन x, बिल्कुल ठीक। अब आ जाओ, हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, केस 2 लिख दिया, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। डिस्टेंस में कोई हेर फेर किया हुआ है, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर। तो अब उसको टाइम कितना लगेगा, हमारे इनके हिसाब से, जो हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे नंबर्स लिए हैं इनके हिसाब से क्या टाइम लगेगा, 360 अपॉन x प्लस 5। अब उसने कहा है इफ द स्पीड हैड बीन 5 इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो ये वाला टाइम कम है या ज्यादा है, ये वाला कम है, ये वाला ज्यादा है। कितना कम है, 1 आवर। समझ में आ गया। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 1 या T1 माइनस 1 इज इक्वल टू द सेकेंड टाइम, टाइम इन केस नंबर 2। समझ में आ गया। नाउ इज इट फाइन। लॉजिकली भी सोचो, नहीं समझ में आता इसके बाद भी नहीं जी, तो लॉजिकली सोचो कि स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम होगा, और वो डिफरेंस इन टाइम 1 आवर है। ये वाला टाइम कम है, इसका नंबर छोटा है। ये अगर 3 आवर्स है तो ये 4 आवर्स है,
तो मैं इस नंबर को पहले लिखूंगी और माइनस करूंगी 360 अपॉन x माइनस x प्लस 5, द डिफरेंस वुड बी 1। समझ में आ गया बच्चे सबको? अब इजी हो गया क्वेश्चन से, राइट? एक बात बस रखनी है टाइम में, क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है उसने। अगर उसने कहा होता सम है तो तुम कर लो t1 इज इक्वल टू 360, मतलब t सेकेंड टाइम प्लस 1, ये कर लो बच्चे। उसने कहा ना लेस कहा है तो मैंने लेस की तरह से समझाया, ठीक है? अगर आपको मोर कहते तो मैं मोर में समझा देती हूँ। अल्टीमेटली जैसे मर्जी करो, 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 लिखो या 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 लिखो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड्स तक में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट है, पाइप्स वाला क्वेश्चन। 2 water pipes together can fill a tank in 9 3/8 hours। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, दोनों टाइम का, दोनों पाइप्स का टाइम निकालना है। देखो लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, लेट द टाइम टेकन बाय पाइप 1, time taken by pipe 1 be x hours, let the time taken by pipe 2, क्या लिखेंगे? टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। तो मैंने अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, वो कहा भी नहीं हुआ उसने, ठीक है? तो स्मॉलर डायमीटर वाली जो लार्जर डायमीटर है वो 10 घंटे कम लेती है। तो पाइप 2 को मैंने अगर x माइनस 10 लिख दिया तो छोटी वाली कौन सी हो गई? पाइप 1। लार्जर वाली कौन सी हो गई? पाइप 2। समझ में आ गया, राइट? तो ये हमारे पास आ गया, टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप 1 इज x आवर्स, टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप 2 इज x माइनस 10 आवर्स। फिर मुझे करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, हमेशा 1 आवर वर्क रेसिप्रोकल्स लेके इक्वेशन फॉर्म करते हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 10, और जो ये 9 3/8 है इसका भी रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसमें गलती पता क्या होती है, आप इस नंबर का रेसिप्रोकल 1 आवर टाइम निकालते हो, 1 घंटे में कितने यूनिट्स लेकर आया, 1 घंटे में कितने यूनिट्स लेकर आया। और अगर 9 3/8, जैसे कि अगर मैं कहती हूँ 5 आवर्स में 100 लीटर फिल किया है, तो इसका मतलब 1 घंटे में उस स्विमिंग पूल में 20 लीटर्स पानी आया। तो हाउ मच दिस पाइप brought in, हाउ मच दिस पाइप brought in, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में गलती ये होती है, ये 9 3/8, क्योंकि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, हम इसका रेसिप्रोकल नहीं लेते। माइंडेड, ये मैंने भी क्वेश्चन एक बार करवाया, मुझे ना मतलब क्लास में करवा रही थी, एंड आई सॉल्व्ड इट विदाउट टेकिंग रेसिप्रोकल, राइट? जब बहुत लॉट होकर नहीं पढ़ाते तो ऐसा हुआ, तो क्वेश्चन सॉल्व ना हो, तो ऐसी गलती हो जाती है। और पेपर में तो एग्जैक्टली होती है, क्योंकि हम जल्दी में करते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल लेना है, राइट? तभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन 75। दिस इज द ओनली थिंग टू बी डन यार। ये क्वेश्चन अब आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे सबको? क्वेश्चन नंबर 10 खुद सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद आपका बुक का आपका लास्ट ईयर पेपर का ना, फाइनल पेपर का एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व करवाती हूँ, केस स्टडी में आया था, आपको मैंने वो दिया भी था उसमें। क्यों क्यों जाना है तुम्हें? पढ़ लो बैठकर, कहाँ जाना है? हाँ, तो कौन सा पेपर पढ़ने जाना है? हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा 10 मिनट। SST कहाँ पे जाकर पढ़ोगे? घर जाके पढ़नी है? कौन से मैम है? ऐसे में नाम लग गया, कोई ले ही नहीं रहा था, मैंने एक चैप्टर नहीं दिया अभी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। पता क्या है, कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? 4:25 बजे चल जाना, आराम से जाना, जाओ आराम से चलाना। क्यों? हाँ तुम्हें कोई ना कोई छोड़ देगा, कोई ना। साइंस क्लास जाना है इसके बाद, हाँ अर्जुन के साथ चल जाना। हाँ ये ड्रॉप कर देगा।
क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो, चलो जल्दी से आप। मैथ्स पढ़ लेना, मुझे मैथ्स में मार्क्स कम आए ना, मैं यहीं पे बिठाना शुरू कर दूंगी फिर 3 घंटे, 3 से लेकर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 10 क्या 3 घंटे 3 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 चलो, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। जो वो लाइन लिखी हुई है दैट इज इररिलेवेंट अभी आपके लिए। If the average speed of express train is 11 kilometer more than that of a passenger train, so let the speed of passenger train, क्या लिखोगे? Let the speed of passenger train be x kilometer per hour, and let the speed of express train फिर क्या हो जाएगी? y क्यों लिखेंगे? कितना डिफरेंस दिया हुआ है? x plus 11। एक्सप्रेस की स्पीड, वैसे भी एक्सप्रेस लिखा हुआ है तो उसकी स्पीड ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो हम लिखेंगे x plus 11। लिख रहे हो कि नहीं? लिखा। मैंने इनको उल्टा ले लिया। ये क्या फॉर्म हो रहा है? ठीक है, उसके बाद फिर x minus 11 लिखोगे पैसेंजर। ठीक है, फिर उसने कहा है इट टेक्स 132 किलोमीटर ट्रेवल करती है और 1 hour लेस लेती है, तो दोनों का टाइम निकालो, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या होगा? 132 एंड एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा? 132 अपॉन x plus 11। किसका टाइम ज्यादा है? पैसेंजर ट्रेन का। इसका नंबर बड़ा है ना, इसके पास अगर 5 है तो इसके पास क्या है? 4। तो अगर मैं करूंगी 5 minus 1 equal to 4, तो ये आएगी इक्वेशन 132 minus x, 132 upon x minus 1 is equal to 132 upon x plus 11। प्लीज प्लस एंड माइनस साइन का ध्यान रखना, ठीक है? बिकॉज ये जैसे -1 है ना, मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ ले जाती हूँ टू द राइट हैंड साइड, सो दैट ये माइनस की जगह प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस साइन में मुझे मुश्किल ना आए। क्वेश्चन नंबर 11, sum of areas of two squares is 468 square meter। another example कि 2 वेरिएबल्स में नहीं लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं होगा। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर्स लिए हैं, उनके एरियाज निकालने हैं। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए? साइड। तो एक साइड क्या है? x, दूसरी साइड क्या है? y। सम ऑफ एरियाज का है तो क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 468। वेरी गुड। उसके बाद उसने कहा है डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर्स, अंजीस वाले का पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर का पेरीमीटर 4x, दूसरे वाले का क्या होगा? 4y। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24। तो x माइनस y किसके इक्वल आ गया? 6। x की वैल्यू क्या आ गई? y प्लस 6 है। जैसे भी सॉल्व करना है इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, x की जगह आई विल पुट y प्लस 6। हाँ जी, y प्लस 6 होल स्क्वायर। ये एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने देखी है, 9th बिल्कुल भी पढ़कर नहीं आयो। ऑनलाइन थी ना 9th? हाँ, आधी ऑनलाइन थी, तभी आधी ऑनलाइन में ना आधा ही हाल होता, तभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखते हो, 2a भी भूल जाते हो। बेइज्जती नहीं की थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें हिट करती हूँ, मैं तुम्हें कहा था पोक करती हूँ कि कहीं पर तुम मतलब कोई बात तुम्हारे दिल पे लग जाए, तो तक नहीं लगी है और पढ़ना शुरू कर दो। मेरे पास बेटा पेपर से पहले तो शुरू करते ही हो, पूरा महीना पढ़ लो। पेपर से पहले तुम्हारा वो टाइम डिफरेंस कम हो जाएगा, प्लस सच में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तुम्हारा दिमाग कम नहीं है पर दिमाग पढ़ाई नहीं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2y स्क्वायर, विच इज वन थिंग। अगर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ तो इसको हवा में मत लेना बात को। जब आपने कहा है ना सम ऑफ 2 नंबर्स, अगर मैं उसको ऐसे इक्वेशन फॉर्म कर लूँ, दिस इज एक्चुअली अ थिंग विच इज लाइक अ कीन ऑब्जर्वेशन होती है कि नहीं, उसके मैंने पॉलिनोमियल्स के साथ क्वाड्रेटिक को रिलेट कर दिया स्टेटमेंट को, विच इज गुड। पर तुम सिर्फ पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा रहे जितना लगाना चाहिए। ठीक है, ये फालतू की चीजें सब रहेंगी, ये सब तुम्हें बोलते हैं कि ये बाद में रहेगा, तुम खुद रियलाइज करोगे बाद में
Why should I speak again and again? वही बात होती है ना, माँ प्यो भी बोलते रहते हैं, टीचर्स भी बोलती है पढ़ लो, तुम्हें सब समझा रहा है ना, वो कोई नहीं बोलेगा कि मैं तुम्हें ये नहीं कह रही मस्ती मत करो, पर जितना तुम मस्ती का अगर 80% कर रहे हो तो उसको 40 पर लेकर आओ, पढ़ाई को 60 करो, इतना कह रही हूँ, ठीक है। बाकी सब बोलेंगे स्कूल टीचर्स छोड़ दो, ये नहीं करना वो नहीं करना, और जब तुम सुधरोगे नहीं तो वो कहेंगे नहीं सुधरेगा छोड़ो, मेरा क्या मतलब है इनसे, है ना। यही करते हैं ना कि मैम वो तो स्कूल आने भी नहीं देते, मैम क्लास में एंटर भी नहीं करने देते, बेइज्जती करते हैं, क्यों क्यों? बिकॉज नाउ यू बिकम सो स्टबर्न कि उन्हें ना मजा आता है कि नहीं इसको तो निकालो बाहर, पर तुम उसमें अपनी बेइज्जती महसूस करते नहीं हो, पता नहीं क्यों। हाँ जी, एक्सरसाइज 4.4 आई थिंक क्वेश्चंस इजी है ये, बिकॉज अभी जो मुझे आपको करवाना है क्वेश्चन वो लास्ट ईयर का टर्म 2 का क्वेश्चन था, तो आई सपोज कि वो पेपर में आ सकता है। मैंने आपको ना दिया होगा वो क्वेश्चन वर्कशीट में, ब्रॉडली मैं आपको वो क्वेश्चन बता देती हूँ क्या था, लिखो। ये आपने मुझे दिया था ना, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था और आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशंस 50 by 40, एक रेक्टेंगुलर लॉन है उसके और इस लॉन की डायमेंशंस आपको दी हुई है 50 by 40, ठीक है। लिखो, एक अगर रेक्टेंगुलर लॉन है उसकी डायमेंशंस है 50 by 40। मार्क इट, मैथ्स जो है वो विजुअलाइजेशन से बहुत अच्छी सॉल्व होती है। द मोमेंट दे से रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगल बनाओ, उसकी डायमेंशंस लिखो 50 and 40। हमारी प्रॉब्लम में मैथ्स में क्या आती है, हम नंबर्स को विजुअलाइज नहीं करते, और जो चीजें ये ज्योमेट्री वाली होती है तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं करते। जो कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट कहा तो आपने रेक्टेंगुलर को किया विजुअलाइज, अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, अब इसके अंदर में एक रेक्टेंगुलर पॉन्ड बनना है बिल्कुल सेंटर पे। मतलब कि अगर मैंने एक एंट्री गेट ए पे रखा है तो इसका रास्ता ए का टूवर्ड्स दिस पॉइंट उतना ही सेम होगा जितना बी का रास्ता है, जितना सी का रास्ता है, जितना डी का है, अगर मैंने सेंटर में कहा है। सो दैट एरिया ऑफ ग्रास, यहाँ पे ग्रास है, सराउंडिंग द पॉन्ड इज 1184 स्क्वायर मीटर्स। ये आपने ना ऐसा क्वेश्चन क्लास 8 में किया होगा, उसके बाद कभी नहीं आया आपको, 9th में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। एक्स्ट्रा में हम करवा दे ठीक है, एग्जाम्पलर में देकर कह दिया कि ठीक है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब ये क्वेश्चन आपको आता है क्योंकि 8th में पढ़ा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ग्रास कहा हुआ है जो पॉन्ड के आसपास लगेगा, दैट इज इक्वल टू 1184। सो व्हाट इज एरिया ऑफ ग्रास? अब आपके लिए क्वेश्चन पॉन्ड और लेक का या पॉन्ड और गार्डन का नहीं है, आपके लिए क्या क्वेश्चन है, बड़ा रेक्टेंगल उसके अंदर छोटा रेक्टेंगल, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ग्रास कहते हैं, यहाँ पे ग्रास उगानी है, इसका एरिया 1184 होगा, ठीक है, होना चाहिए। एरिया ऑफ पॉन्ड वुड बी 1184। नहीं, वेरीफाई नहीं करना, इक्वेशन फॉर्म करके सॉल्व करना है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पॉन्ड। तो एरिया ऑफ द बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल, समझ में आ गया। बड़े वाला रेक्टेंगल जो ABCD है, इसका एरिया मैं बता सकती हूँ क्या है, क्या ग्रास का एरिया क्या है, ग्रास का एरिया क्या है 1184, बिगर रेक्टेंगल का एरिया क्या है 50 into 40। अब आते हैं स्मॉलर रेक्टेंगल में, सबने गलती यही की थी, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस मैं कहती हूँ कि हमने यहाँ पर लिया है x, द डिफरेंस बिटवीन जितना हमने यहाँ से एज लिया और यहाँ से एज लिया वो x है, तो हमारा लेंथ क्या हो जाएगा स्मॉलर रेक्टेंगल का 50 minus 2x। दिस इज वन थिंग, आई थिंक मुझे इतना इसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है कि एक पाथ रन कर रहा है और उस पाथ की यूनिफॉर्म विड्थ है। याद है क्वेश्चन होता था कि पाथ इज फॉर्म्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल, एक रनर्स के लिए जॉगर्स का पाथ बन रहा है और उसकी यूनिफॉर्म विड्थ है थ्रू आउट, और उसके अंदर हमने घास लगा दी, राइट। तो ये वाला ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रेड्थ
40 माइनस 2x। बस इसमें यही क्वेश्चन में गलती जिसकी भी हुई थी ना, जिनके भी 98 आया ना, आप देख लेना, उन्होंने इसी क्वेश्चन में गलती की हुई है। x यहां से कम हुआ, x यहां से कम, हाँ 50 माइनस 2x, ऐसे ही x यहाँ से कम हुआ, x 40 माइनस 2x। हाँ विड्थ यूनिफॉर्म होगी, सेंटर का है ना, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना ही डिस्टेंस यहाँ से, जितना यहाँ से, अगर सेंटर ना गए तो दे देता बेटा फिर पता लगता कि कहाँ पर है। सेंटर के बाद तो बिल्कुल आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं विड्थ कहाँ पर है। हाँ होता ही नहीं सॉल्व, फिर आप लगोगे अपने लॉजिक्स लगाने इधर उधर बैठकर। जो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि वो क्वेश्चन, आप 10th के बच्चे हो, आप कोई रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बैठे यहाँ पर कि हम नया मेथड कोई बनाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कर लोगे, 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर, अब इसको सॉल्व कर लोगे, इक्वेशन बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है? अब मैंने आपको टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, कर लोगे अब ये? कर लेना, इन केस नहीं आता तो 6 to 7 आकर मुझसे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वो क्वेश्चन है, इफ आई से tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। जिसे मैं कहती हूँ कि हाँ सच में 9th आधी पढ़ी है, आधी ऑनलाइन थी ना तो आधी पढ़ी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सबने किया स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, व्हिच इज वेरी फाइन। सबने लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैंने फिर भी आधा नंबर दे दिया कि चलो स्क्वेयरिंग तक तो पहुंचे, राइट। तो आप क्या लिखोगे इसमें, फिर लिखा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25। जब इसको स्क्वायर किया तो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, ये माइनस में भी आ सकता था, tan स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cot थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा इज 5, स्क्वायरिंग करते तो माइनस 2ab आ जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखते हैं 2 tan थीटा cot थीटा, क्योंकि 1 मार्क में है तो ये प्लस 2 भी करते हो तो एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, tan थीटा cot थीटा क्या है आपस में, रेसिप्रोकल्स, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो हम लिखूंगी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 23, एंड आई फील दिस इज वन क्वेश्चन दैट कैन इजीली कम इन योर पेपर्स। जिस तरह से ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं कि पेपर में आएगा, एमसीक्यू आएंगे, तो ये क्वेश्चन है जो एक हम डाल देते हैं क्योंकि 9th पर भी बेस्ड है। समझ में आ गया? तो अगर ये माइनस दिया होता तब आपका आंसर क्या होता, मैंने नहीं कहा जाओ tan थीटा माइनस cot थीटा इज 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, क्या लिखते तब आंसर, tan थीटा माइनस cot थीटा इज 5, 27। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, माइनस 2ab हो जाता है ना, तो हो जाकर प्लस हो जाएगा 25 प्लस 2। एक क्वेश्चन और था, लिख लो, ये सबसे उससे डिफिकल्ट, उसका नेक्स्ट लेवल ही था। इसमें ऐसा वाला होता है, x इज इक्वल टू, लिखो x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा, x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इनको प्लस किया तो क्या आएगा, तो आप a स्क्वायर कॉमन लोगे, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। जो टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था दैट वाज x इज इक्वल टू r sin a cos b, y इज इक्वल टू r sin a sin b, एंड z इज इक्वल टू r cos a, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप इस क्वेश्चन को छोड़ क्यों देते हो, आप स्क्वायरिंग करके कम से कम ऐड तो कर दो। तीनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो आप काफी हद तक, एट द मोमेंट यू सी इट, थीटा नहीं समझ में आता, थीटा के साथ जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फाई नहीं समझ में आ रहा, तो उसे ए बी लिख दो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करना चाहिए,
देखो जहां पे cos स्क्वायर b है उसको देखो, जो b वाला एंगल है सिर्फ इन दोनों में है। इफ आई कंबाइन दीज टू, तो आई कैन टेक r स्क्वायर साइन स्क्वायर a कॉमन, cos स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b आ गया, r स्क्वायर cos स्क्वायर a। यहां तक भी लिखा होता आई वुड हैव गिवन यू हाफ मार्क्स। जिसने पूरा सॉल्व किया तो ठीक बात है, लेकिन यहां तक लिखा है, मैं सिर्फ आपके एफर्ट के समझने के मार्क्स दे रही हूँ। उसके बाद क्या करना चाहिए, आप देखो कि सिमिलर टर्म्स हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, थ्रू आउट आर स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। फिर इन दोनों टर्म में मैंने साइन स्क्वायर कॉमन निकाला, तो ये आ गया आर साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। हाँ जी, अब क्या होगा आंसर, आर स्क्वायर। बस आप जाओ, जो मान निकला मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई का